फैसल साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आपने कुछ डिस्कशन सुनी भी डॉक्टर सैयद हसन रजा के साथ, जो तेहरान से हमारे साथ थे। बहुत अहम बातें उन्होंने की, लेकिन अगर आपने सुना हो तो उन्होंने माना भी कि यस, देयर इज पेनिट्रेशन ऑफ मोसाद स्पाईक्राफ्ट इन तेहरान। इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट क्रिएट्स अ फियर ऑफ क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, नॉट ओनली इन ईरान लेकिन साथ साथ दूसरे ममालिक में भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, हम खतरे में हैं या ईरान कितने खतरे में है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं डॉक्टर हसन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि देखें, सिक्योरिटी ब्रीचेस हर मुल्क में होते हैं। अमेरिका में भी हुए हैं, कैनेडी का कत्ल हुआ, रेगन पे हमला हुआ, ये खुद ट्रंप साहब पे इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान 2 दफ़ा हमला हुआ। तो सिक्योरिटी ब्रीचेस हर जगह होते हैं, लेकिन ये बात वाकई कंसर्न की है कि इतना ज़्यादा इनग्रेस होना ईरान के अंदर, ये एक लम्हा फिक्रिया है। मैं खुद ईरान में रहा हुआ हूँ और मुझे पता है कि ईरानियों का अपना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। उसके बावजूद इनका इन्फिल्ट्रेट करना और ये सब कार्रवाइयाँ करना, ये ज़रूर एक लम्हा फिक्रिया, मेरे लिए भी ताज्जुब की बात है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखें, एक बड़ी ख़तरनाक प्ले बुक है जो इज़राइल की है और वो इंडिया के हाथ लग सकती है। और इंडिया ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड होगा कि ये जो इज़राइल ने ईरान में जो जो कार्रवाइयाँ की हैं एआई, साइबर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, इसको स्टडी करे और इसको एम्प्लॉय करे अपने दुश्मनों के मुल्क में, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें की गई हैं, इन पे हमारे सेफ गार्ड्स क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता अभी नहीं है तो हमारे होने चाहिए ये सेफ गार्ड्स। और हमें इंडिया को ये स्पेस नहीं देनी चाहिए। अब चीज़ें क्योंकि आया हो गई हैं, सामने आ गई हैं, तो हमारे लिए भी आसानी उनको स्टडी करना। ऑल्दो कि हमारा अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है। और हम एक चीज़ और मैं आपको बता दूं अपने मुशाहिदे से ईरान में रहने के, कि ईरानियन लीडरशिप की जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मैंने देखे अपने ज़माने में। वो ये समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल रखेंगे तो हम आवाम से दूर हो जाएंगे। और क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल माइंडसेट है, तो वहाँ पे शहादत को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, अच्छी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी मौत को ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो एक ये भी वजह है कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इस सिलसिले में नहीं पाई गई। लेकिन बहरहाल जब टॉप लीडरशिप की बारी आ रही है और उनको यके बाद दीगरे शहीद किया जा रहा है, तो ईरान को इस पे फोकस जरूर करना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारे यहाँ काफी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस रीजन के साथ अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते चले, जनरल जाहिद महमूद से मैं अपना ये सवाल उनकी जानिब, जनरल साहब, आई वुड लाइक टू थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू विद सम सेम पिंचिंग पॉइंट्स एज वेल, कि अगर हमारा निज़ाम तो मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह और हम वी कंसिडर आवरसेल्व्स सेफ, लेकिन क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन जो एक कहते हैं जिसको एक माइंड सेट है, या जिसको प्रैक्टिकलिटी में जिस तरीके से मोसाद कन्वर्ट करती है, अगर उसको भी सामने रखें, और फिर वॉरफेयर, नैरेटिव, प्रोपेगेंडा एंड ऑल दीज थिंग्स, जिसमें सबसे बड़ा एक हथियार फेक न्यूज़ का रिसेंटली अभी उन्होंने अफगानिस्तान को भी दिया हुआ है, ताकि दो अतराफ से वो हमें काउंटर कर सकें। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए ईरान की सिचुएशन में किस हद तक पाकिस्तान के लिए लेसन्स हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि उनके अब टॉप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टियर लीडरशिप जो है, अगर हम बाय नेम भी बताना चाहें, तो 48 से 60 के आसपास लोग इस वक्त उनके असैसिनेट किए जा चुके हैं। तो ये आने वाले वक्तों में, अभी खासतौर पे जिस जुमेरात की स्ट्राइक पैकेज की बात की गई है पीट हेग्सेथ की जानिब से, आपको क्या लगता है अब मजीद इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होने वाला है ईरान के लिए? देखिए, ईरान के लिए जी सिचुएशन है, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशंस भी हुई हैं और सीरियस पेनिट्रेशंस हुई हैं, क्योंकि जो मकसद था इन पेनिट्रेशंस के बाद जो लीडरशिप को टेक आउट किया गया, पर्पस यही था कि जी आप पैरालिसिस क्रिएट करें, गेट इनटू द डिसीजन मेकिंग लूप, और पैरालिसिस इतना क्रिएट करें कि वो वॉर को एग्जीक्यूट ही ना कर सके। और वो यही इसी तरीके से करना चाहते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप को टेक आउट किया जाए, पोलिटिकल आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, क्योंकि आइडियोलॉजिकल लीडरशिप के अंदर ही तीनों, डिप्लोमेसी भी उधर ही है, पॉलिटिक्स भी उधर ही है, वॉर भी उधर ही है जी, वहीं से एग्जीक्यूट हो रही थी। तो जो ये डिसीजन मेकिंग, या जो जिस तरीके पे अली लारेजानी साहब जो है, इट्स अ ह्यूज स्टेट्समैन हु हैज बीन टेकन आउट। वो डिप्लोमेट भी है, पॉलिटिशियन भी है, वो मिलिट्री भी है, ही इज अ स्ट्रेटेजिस्ट आल्सो। फिर उनके जो लिंकेजेस हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ पर्सनली,
पूरी दुनिया के साथ, वो पूरी वॉर को लेके थे, तो इट वाज अ ह्यूज टेकिंग आउट ऑफ पर्सनैलिटी। तो उससे लेकिन सिस्टम ने अभी तक बचाया हुआ है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहे हैं सिस्टम पे जी, सिस्टम पे प्रेशर बढ़ रहा है जी। ये ऐसा नहीं है कि सिस्टम में बिल्कुल क्या, प्रेशर ना बढ़ रहा सिस्टम की अगर हम बात करना चाहें तो सिस्टम में कौन सा ऐसा कार्डिनल है जिसको आप क्रेडिट दे रहे हैं? ये विच कार्डिनल ऑफ द सिस्टम? देखिए उन्होंने अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज देखी हुई थी कि किस डोमेन में। अब जैसे एयर का अनफॉर्चुनेटली आज कंट्रोल नहीं है, अभी अपाची हेलीकॉप्टर्स का भी हम सुन रहे हैं, हम और भी एरियल मींस यूज हो रहे हैं वहां पे, और स्पेशली आप ये टारगेट करेंगे ये जो इनकी पाकिस्तान की नेवी है, क्योंकि कन्वेंशनल नेवी तो जो आर्टिश नेवी है वो तो काफी उसको तो नुकसान हो गया है, लेकिन दूसरी नेवी उनकी बड़ी इंटैक्ट है जी। और हॉर्मस के कॉन्टेक्स्ट में अभी और भी एयर की चीजें वो इस्तेमाल करेंगे ताकि इस नेवी को भी कमजोर किया जाए और इनकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज को नीचे किया जाए। देखिए जूनियर रैंक्स के ऑफिसर्स इवन मुजैक डिफेंस के अंदर भी जो भी 33 या 31 या 33 उनकी कमांड कर रही है, वहां पे जूनियर रैंक्स मिड रैंक्स जो हैं वो इस वक्त वॉर को लेकर आगे जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स मिड रैंक का एक हैयत होती है उसकी, एक वॉर को एग्जीक्यूट करने की, डिसीजन मेकिंग की, तो वो जो सेट पैटर्न्स है उन्हीं पे चलेगी। अगर कोई कॉन्टिजेंसी प्लान करना है या कोई वॉर में तब्दीली लानी है या अप्रोच में तब्दीली लानी है तो उसके लिए जरा प्रेशर जरूर बिल्ट होते हैं। तो आई थिंक इस वक्त तो वो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है ना जी, या जो जवाब है क्विड प्रो को में, वो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स एस्टेब्लिश करके दे रहे हैं। तो वो वहां पे कास्ट, जिस तरह यहाँ पे बम जो है वो तकलीफ दे रहा है ईरान को, तो वहां पर बैरल जो ऑयल की प्राइस है वो अमेरिका के अंदर वो उससे भी भारी गिर रही है, पूरी दुनिया के अंदर एवरीवन इज फीलिंग द हीट। तो अब पूरी दुनिया, अभी देखें ना ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बयान देते हैं, अमेरिका को क्रिटिक कर रहे हैं कि उन्होंने वॉर सही नहीं चले, वो भी उधर ही है, वो भी नेगोशिएशंस के टूटने पे दुखी हैं, वहां पे प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं। कतर, गल्फ कंट्रीज ऑफ कोर्स, वहां पे प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं। तो उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर को वेपनाइज कर दिया, उन्होंने डिप्लोमेसी को वेपनाइज कर दिया, पॉलिटिक्स को वेपनाइज कर दिया। और अगर चाइना और रशिया को थोड़ा सा अपना मोर एक्टिव रोल लेकर आते हैं तो वी हैव अ सिचुएशन, या ईरान कोई और थिएटर खोलता है इसी वॉर के अंदर और प्रेशर इकोनॉमिक बढ़ाता है, और अगर रशियन ऑयल की तरसील को भी वापस बातचीत को यहीं से शुरू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, बाद से हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती भी इस वक्त प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर विल रिज्यूम द डिस्कशन फ्रॉम द पॉइंट वी आर लीविंग राइट नाउ। वेलकम बैक टू रेड लाइन विद तलत, और प्रोग्राम में बातचीत का आगाज़ वहीं से करते हैं। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आपसे ही मैं पहला सवाल करना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली वी शुड गेट द मीनिंग फ्रॉम पीट हेग्सेथ स्टेटमेंट। एक डेंजरस स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ तुर्की ने भी एक मुखलिसाना मशवरा दिया है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने, कि ईरान अपने मामलात को जो इजराइल और अमेरिका के साथ है उनको मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक तक न फैलाए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इसके ऊपर आपकी क्या टेक है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? जी बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने इनवाइट किया। देखिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये बिल्कुल ऐसे ही वक्त आती हैं हमेशा जब पाकिस्तान की रेलेवेंस बनती है, और जब भी पाकिस्तान एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे दुनिया मानना शुरू करती है तो बहुत सारे सेगमेंट्स खड़े हो जाते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हों, चाहे वो अपने इनिशिएटिव इंटेलिजेंशिया हो, वो फिर एक शक व शुबहात की एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये उसी की कड़ी लग रही है, लेकिन जाहिर है इसको हमें सीरियस लेना चाहिए, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आप जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, और मैं भी ऑनरेबल गेस्ट को, दोनों को, जनरल साहब को, एडमिरल साहब को सुन रहा था, तो ये बिल्कुल एक पॉइंट टू नोट है। लेकिन ये एक हम आदी हो चुके हैं, हमने एक बड़े जिम्मेदार स्टेट के तौर पे हमेशा एक्ट किया है। हम न्यूक्लियर आज भी हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो यूरेनियम एनरिचमेंट या माल फंक्शन या स्टील या चोरी होने के इंसिडेंट्स हिंदुस्तान में तो हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, और ये उसी के डिजाइन है जो हम पहले समझते हैं। जो आप बात कर रही थी कि तुर्की और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है जो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी आइडिया दिया है, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा कि हमारे अरब जो दोस्त हैं वो उसमें ज्वाइन करने के लिए विलिंगनेस हो, और विलिंगनेस जाहिर तब होगी जब ये हमें पता होगा कि उनकी अब अमेरिका के साथ क्या ऑब्लिगेशन है। ये उन्होंने 30-40 साल अमेरिका पे भरोसा करके देख लिया, जाहिर है कंफर्ट लेवल अपना एंजॉय किया, जो बबल्ड था ऑलमोस्ट, वो बबल फट गया।
वो तो एक बबल में रह रहे थे, इमेजिन करके कि जब भी हमारे पास बुरा वक्त आया अमेरिका आएगा, सारा सिक्योरिटी टेक ओवर कर लेगा और ऐसा सबक सिखाएगा किसी ऐसे मुल्क को। वो तो अमेरिका ने खुद एक बजाय एसेट बनने की लायबिलिटी बन गया रीजन की। और फिर अफसोसनाक बात ये होती है कि जीसीसी तमाम ममालिक जो इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी मिलिट्री एग्रीमेंट में अंडरस्टैंडिंग में है अमेरिका के साथ, ये 1981 से जीसीसी के मुल्क इकट्ठे हैं। लेकिन मैं इनका बड़ी रिसर्च की और मैं अब तक कंक्लूड कर सका हूं कि तमाम के तमाम ममालिक ने अमेरिका से जो मिलिट्री डील की है, चाहे वो नेवल बेस दिया हो, चाहे वो एयर बेस दिया हो, चाहे वेपन स्टोरेज दिया हो, चाहे रिफ्यूलिंग दी हो, चाहे F-35 रखे हो, इंडिपेंडेंट डील की हुई है, एज अ जीसीसी ने ये डील किया हुआ। दैट शोज के उन्होंने अमेरिका ने हर एक से बायलैटरल रिलेशनशिप रखे, एक दूसरे की डील का एक दूसरे को नहीं पता, क्या बेनिफिट, क्या लायबिलिटी, क्या फाइनेंशियल रिपरकशंस क्या है। तो आई थिंक एक अल्लाह ताला शायद इस पूरे रास्ते में से अपार्ट फ्रॉम द इवल एक पॉजिटिव भी चीज निकल रहा है कि एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन है और एक नेचुरल लोगों इसी बात पर मैं फैसल साहब की जानिब जाना चाहूंगी। फैसल साहब, बड़ा क्विकली मुझे बताइएगा आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये जो बार बार जिस सिफारतकारी का जिक्र हो रहा है और जाहिर है इसमें मिलिट्री फैक्टर जरूर होगा, ये इट कैन नॉट बी प्योरली अ डिप्लोमेटिक टू डिप्लोमेटिक थिंग। आप मुझे सिर्फ ये बताइए इन प्लेन वर्ड्स, ये कौन सी सिफारतकारी है जिसके ऊपर ईरान राजी नहीं हो रहा, बल्कि हर अटेम्प्ट के बाद उसके हमलों में मजीद तेजी आ जाती है? तो व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? देखिए, ईरान के लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है। डू एंड डाई सिचुएशन इसलिए है कि ईरान अगर आज जंग बंदी पे आमादगी जाहिर कर देता है विदाउट एनी गारंटी, तो ये जंग फिर कुछ महीनों बाद ईरान पे मुसल्लत कर दी जाएगी। आपने देखा जून 2025 में जंग हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद दोबारा अभी शुरू हो गई। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और ईरान इसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए उसने अबनाए हुर्मुज़ जो उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है उसको पहले दिन ही यूज़ कर लिया और उसको उसने कंट्रोल में रखा हुआ है अपने, और पूरी दुनिया के लिए वॉर की जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी है उसने, ताकि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो, अपना किरदार अदा करे और वो गारंटीज लेके दे ईरान को कि आइंदा इसके ऊपर ऐसे कोई जारियत नहीं की जाएगी जैसे जब दिल चाहे इजराइल का और यूएस का वो जारियत कर दें। तो ईरान इस जंग को एक मनतकी अंजाम पे लेके जाना चाहता है। उसमें उसके लॉसेस के बारे में वो कोई इतना फिक्रमंद नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये जंग जब भी ख़त्म हो ईरान के लिए एक सलामती की गारंटी हो, उसकी सॉवरेनिटी के लिए सलामती की गारंटी हो, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की गारंटी हो। और जो 3 शराइत उन्होंने दी हैं वो बिल्कुल उस पर कारबंद मुझे लगता है रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तीनों पूरी हों, लेकिन कम अज़ कम ये शर्त के आइंदा उसके ऊपर कोई जारियत नहीं की जाएगी बिला जवाज़, ये मेरा ख्याल है वो ज़रूर चाहेगा। और ये सिर्फ ईरान के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर ईरान ने कोई गलत काम किया है और उसके ऊपर जारियत की जाती तो फिर तो शायद सारी दुनिया ये कहती कि ये जंग जायज़ है, लेकिन और फिर बाकी मुल्कों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई मुल्क गलत काम करता तो वो समझता कि मेरे ऊपर जारियत होगी। लेकिन अगर ईरान कोई गलत काम नहीं कर रहा था, एग्रीमेंट पे भी पहुंच गया था और उसके बावजूद उसके ऊपर जारियत की जाइए, तो तमाम मुल्कों के लिए ये परेशानी का बाइस है, पूरे खित्ते के मुल्कों के लिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के ऊपर फिर इस तरह का नैरेटिव बना के और इस तरह की जारियत की जा सकती है और जाहिर बात है कि फिर मुल्कों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सब मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान इस जंग को एक मनतकी अंजाम पे लेके जाए और सिफारतकारी बिल्कुल होनी चाहिए, उसी से मसले हल होंगे। लेकिन वो सिफारतकारी ईरान चाहेगा कि उसके हक में हो और उसको एक मजबूत और मरबूत गारंटी मिले फ्यूचर के लिए। जनरल जाहिद महमूद से मैं बात करना चाहूंगी। जनरल साहब, आपसे मैंने ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी। अभी जरा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में कहाँ मौजूद है? मुझे तो लग रहा है कि जहाँ मौजूद है वो बहुत मुश्किल जगह है। हम यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, मगर सिफारती मेज पर लाना शायद मुश्किल लग रहा है तमाम तर पार्टीज को। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? जी, पाकिस्तान जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज प्लेइंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव रोल, और पाकिस्तान की उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपना प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। जी, पाकिस्तान ने बिल्कुल कंडेम किया इजरायली और अमेरिकन एक्शन को ऑन ईरान। पाकिस्तान ने जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं विच इज जीसीसी कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो ईरान का रिस्पांस किया उसको भी पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए। और पाकिस्तान अगर कोई स्ट्रेटेजिक पेशेंस गल्फ कंट्रीज खासतौर पे सऊदी अरेबिया से उसका मुजाहरा हो रहा है, तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल कंट्रीज। पाकिस्तान, तुर्किया, चाइना, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। चाइना जो है वो साइलेंट डिप्लोमेसी के साथ बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इन्वायरमेंट है जी, मल्टीलैटरलिज्म की फेलियर है थोड़ा सा,
वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना, और यूनिलैटरलिज्म की एप्लीकेशन है, तो ये इम्पैक्ट कर रही है। बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए इन अ वे के जितना ये हमारी एक तो अपनी पर्सनल इकोनॉमिक स्पेसेस इतनी है नहीं, हम भी उतनी इम्पैक्ट हो रहे हैं, और स्पिल और इफेक्ट्स आएंगे जी। अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है और अफगानिस्तान की तरफ जाता है तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होगा। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इसका एक लॉजिकल एंड चाहता है विद sovereignty and territorial integrity of Iran intact। आज तुलसी गवाड की जो स्टेटमेंट आई है उसका इस टाइमिंग्स पे आना पाकिस्तान के लिए फर्दर अलार्म जरूर क्रिएट कर रहा है। गो के पाकिस्तान की डेटरेंस सब कुछ अपना उसका बड़ा मजबूत जवाब, उसका चिश्ती साहब उसका बड़ा मजबूत जवाब भी गया है पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से। लेकिन एक इशारा पाकिस्तान को उन्होंने किया जरूर है कि जी आप अगर जरा देख लें थोड़ा सा इस चीज को, ये करते हैं जी, दिस इज हाउ द बिग पावर्स दे, आपको थोड़ा सा शरारत आपके साथ करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान लेकिन जल साहब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करना चाहूंगी कि एक मगरबी बॉर्डर भी हमारे लिए खुला हुआ है मुकम्मल तौर पे। अभी थोड़ा सा एक जंगबंदी है, ईद के बाद तक ये बरकरार रहेगी ये तमाम तर फायरबंदी, या नहीं आपको लगता है कि सिलसिला कुछ और होने वाला है? देखिए पाकिस्तान ने एक चांस दिया है जी। पाकिस्तान तो बार बार तालिबान के कोर्ट में बाल फेंक रहा है। एक्चुअली इस वक्त वहां पे जो सिचुएशन है जी विद इन अफगानिस्तान, जो इंट्रा तालिबान कंटेस्टेशन है, उसने एक सिचुएशन भी क्रिएट की हुई है। देयर इज नॉट अ यूनाइटेड फ्रंट कि वो वहां से एक ही पॉलिसी के तहत आए। जो कंधारीज है उन्होंने प्रॉब्ली जो टीटीपी का मामला है, इसको मामला पाकिस्तान और टीटीपी सॉरी ये जो हकानीज हैं उनके दरमियान इसको कर दिया है। मुल्ला हिबतुल्लाह साहब का भी जो ईद के ऊपर भी बयान है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, टीटीपी का बिल्कुल ही जिक्र नहीं है। तो वो प्रॉबेबली आई हैव अ फीलिंग कि हिबतुल्लाह साहब जो है वो उसको एक स्ट्रेटेजिक बर्डन ले रहे हैं टीटीपी को, और हकानीज जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा उससे जुड़े हुए नजर। बट हैविंग सेड दैट, ये ओवरऑल एक टीटीए जो है वो दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। तो अभी भी ये 4 दिन का एक चांस मिला है। आई थिंक चाइनीज, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चाइना की ये जो डिप्लोमेसी है ये भी वर्क कर रही है, उनकी मीडिएशन से शायद कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। खालिद चिश्ती साहब की जानिब जाना चाहूंगी। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है। खालिद साहब आप बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, ये तमाम तर हमने भरमार देखी। आखिर में उन्होंने रिहैब सेंटर को भी नहीं बख्शा, उसको भी प्रोपेगेंडा में घसीटा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान फैक्ट चेकिंग राइट नाउ? आर वी सक्सेसफुल इन बर्स्टिंग द फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा नैरेटिव वॉरफेयर? जी बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए मैं क्लोजिंग को ये कहना चाहूँगा, और मैं क्योंकि फॉलो कर रहा हूँ क्लोजली, कॉन्टेक्ट्स में भी हूँ पाकिस्तान कॉरिडोर्स के साथ जहाँ पे फैसले हो रहे हैं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास इमेजेस हैं। 100% पाक फ़िज़ाइया खास तौर पर, और पाकिस्तान की दूसरी अफवाज भी, खासतौर पाकिस्तान आर्मी, बड़ा ही वेल मेजर्ड, वेल कैलकुलेटेड और बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे हैं। हर एक को ये थोड़ी सी टेक्निकल बात को आसान करके, देखिए हमारे पास ऑप्शन है बॉम्बिंग के वक्त कि हम जनरल पर्पस बॉम्ब फेंक सकते हैं जो एरिया बॉम्ब होते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं, कम होते हैं, सस्ते होते हैं, अफोर्डेबिलिटी होती है। हम प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स से फायर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम डायमेंशन पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसका ऑर्डिनेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर वेपन्स का चॉइस करते हैं, तब किया जाता है। और री-वेरीफाई कई दफा होता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, सैटेलाइट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो फेंसिंग, जो तरीके भी हो सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद टारगेट किया जाता है। प्रोपेगेंडा हमारे लिए नया कोई नहीं है। हम अभी तक वो F-16 भी ढूंढ रहे हैं जो तालिबान ने मारा था, और वो जो हमारे पायलट पकड़े थे, तो दुनिया को पता चल चुका। जी बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से लास्ट जो प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते एक अहम जो तस्करा है वो ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम भी आज एक बहुत अहम बयान सामने आया है कि दहशत गर्दों के ठिकाने जहां भी होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और ना ही ये बर्दाश्त किया जाएगा। ये एक बड़ा कतई स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास की जानिब से सामने आया है, और सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट इस वक्त सेम पेज पर है। इस वक्त कोई रियायत नहीं है दहशत गर्दों के लिए। इसी तमाम तर नोट के साथ आपसे रेड लाइन विद तलत से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।